हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्वाइस एंड पीसीएस। हम बात करते हैं जो ओम्बर्ट्समैन मॉडल हम लोगों ने हिंदुस्तान में अपना रखा है, स्वीडन से इंस्पिरेशन लेते हुए। और ये जो मॉडल है इसको हम लोग कहते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त मॉडल। सेंट्रल लेवल पर क्या होता है? लोकपाल। और स्टेट लेवल पर क्या होता है? लोकायुक्त। तो लोकपाल है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे है लोकायुक्त। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ARC, पहली रिपोर्ट है, पहली ARC इंडिया के अंदर जब ये आई थी 1966 टू 1970। इसने रिकमेंड करा था कि दो स्पेशल बॉडीज जो हैं वो डेजिग्नेट करी जानी चाहिए, ताकि जनता को जो जो भी दिक्कतें होती हैं उसके लिए उनको रिड्रेसल मिल सके। उनके ग्रीवांस के लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए। तो दो बॉडीज जो कि फर्स्ट ARC ने हमसे कही थी वो थी लोकपाल एंड लोकायुक्त। The ARC, headed by Morarji Desai, it submitted a special interim report on the problems of redressal of citizens' grievances in 1996. इस पहले ARC को कौन हेड कर रहे थे? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को श्री मोरारजी देसाई, ठीक है, जो कि आगे चलकर क्या बनते हैं? कब? ठीक है, 1978। और उसके टाइम पर इनके टाइम पर क्या होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन में रिमार्केबल चीज? 44th अमेंडमेंट एक्ट विच नलिफाइड द वेरियस प्रोविजंस ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, बट it continued with one thing and finally abolished it from the list of fundamental rights and made it under article। कोई इंटेंशन नहीं था श्रेया दुखी करने का, लेकिन आदत ही ऐसी है, क्या बताऊं। आदत से मजबूर बहुत हूं आजकल, तो आप जानते ही हो कितना मजबूर हूं आदत से। तो ARC recommended the setting up of two special authorities designated as Lokpal and Lokayukt for the redressal of citizens grievances। ठीक है, पहली ARC मोरारजी देसाई ने ऐड करी थी। ARC की रिपोर्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन डोंट वरी, ये पहले लोगों को नोट्स बनाने पड़ते थे ARC से निकाल निकाल कर, फिर एथिक्स के पेपर के अंदर अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के रिकमेंडेशंस में, गवर्नेंस के रिकमेंडेशन में डालना पड़ता था। अब जितनी भी बुक्स हमारे पास है उसके अंदर जिस जगह पर रिक्वायरमेंट है ARC की, वहां पर उन्होंने पटका हुआ है। पहले स्टूडेंट्स को 3 महीने अलग से निकालने पड़ते थे ARC की 15 रिपोर्टें पढ़ने के लिए, उससे नोट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब वो काम हमें नहीं करना है, ठीक है। पहले बहुत परेशान होते थे लोग ARC को, क्योंकि पढ़ना ही पड़ता था, उसकी रिकमेंडेशन के लिखे बिना मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। लिखना हमें भी है, लेकिन अब वो हमारी जितनी भी आजकल की बुक्स आती हैं सब में गिवन होता है, रेलिवेंट जगह पर, रेलिवेंट चैप्टर्स के अंदर। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे वर टू बी सेटअप ऑन द पैटर्न ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बर्ट्समैन, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर स्टार्ट हुआ था, पर्टिकुलरली जो स्वीडन के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो दीज इंस्टीट्यूशंस वुड वर टू बी सेटअप होने थे ये ऑन द पैटर्न ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बर्ट्समैन इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड ऑन द पैटर्न ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन इन न्यूजीलैंड। लोकपाल जो है वो क्या करेगा? अच्छा, पहले मुझे बताओ, लोकपाल और लोकायुक्त क्या हुए? ये कोई बिल्डिंग है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या बंदे हैं? ये बंदे हैं, ठीक है। द लोकपाल, हाँ मतलब देखो, है तो अपने आप में वो इंस्टीट्यूशन, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पर्सन है कोई, या किसी जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी कोई बंदा है कि कोई बिल्डिंग है? बताओ। यूपीएससी एक बिल्डिंग है ना, एक इंस्टीट्यूशन है ना। यहां पर लेकिन जो लोकपाल है, मैं किसी बिल्डिंग को कह रहा हूं, या पर्सन को एज ए इंस्टीट्यूशन में यूज कर रहा हूं ये टर्म। अथॉरिटी है ना, ये पर्सन है कि नहीं है? ठीक है, तो लोकपाल जो है, ही और शी वुड डील विद कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, लोकायुक्त, वन एट द सेंटर एंड वन इन एवरी स्टेट। कैसे बनाया जाएगा? लोकपाल कहां पर डीलिंग करेगा? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर से और सेक्रेटरी से, सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पर। ठीक है,
लेकिन लोकायुक्त एक होगा सेंट्रल लेवल पर और एक हर एक राज्य में, एंड दे वो डील विद द कंप्लेंट्स अगेंस्ट अदर स्पेसिफाइड हायर ऑफिशियल्स। एआरसी ने जुडिशरी को लोकपाल और लोकायुक्त के रिव्यू मतलब उससे परव्यू से बाहर रखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने जुडिशरी के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, जबकि आप क्या मानते हो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जुडिशरी शुड कम विद इन द डोमेन ऑफ ऑम्बड्समैन और नॉट? आनी चाहिए ना, बिल्कुल आनी चाहिए। अभी मैंने एक जज के रेप का केस बताया कि नहीं बताया आपको? और ये पता है अपने मन से नहीं बना रहा था मैं, हाई कोर्ट के एक जज के ऊपर किसी ने ब्लेम लगाया भी था अभी 2-3 साल पहले। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं, ब्लेम क्यों कह रहा हूं? अब आपको के साथ ब्लेम है, झूठा है, साबित करने के लिए आप जानते हो कितना टाइम चाहिए उसको? कौन करके दे रहा है बताओ? कहां हो रहा है वो बताओ, कैसे होगा? आसान है? कभी किसी का हुआ है कि जो उसका हो जाएगा? एआरसी जो है इट केप्ट द जुडिशरी आउटसाइड द परव्यू ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। ये चीज न्यूजीलैंड में भी है, जुडिशरी नहीं है ऑम्बड्समैन के दायरे के अंदर, बट इन स्वीडन जस्ट जुडिशरी इज विद इन द परव्यू ऑफ ऑम्बड्समैन। ये थोड़ा सा एक दाग धब्बा पैदा कर रहा है ना लोकपाल के टॉपिक के ऊपर। ये चीज आपको अगर रिकमेंडेशन देनी हो या लिमिटेशन बतानी हो, हमारे देश के अंदर सिटीजन के ग्रीवांस को दूर करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त एक अच्छी अथॉरिटीज बनाए गए हैं, लेकिन उनकी एक लिमिटेशन अगर आपको बतानी तो आप क्या बोलोगे? इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी डोमेन के बाहर है ये, उसके डोमेन को नहीं देख सकता। और रिकमेंडेशन देनी उसकी इंप्रूवमेंट के लिए तो आप क्या बोलोगे? जुडिशरी का डोमेन इट शुड कम विद इन द पावर ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। 2013 का दोस्तों एक क्वेश्चन है, अ नेशनल लोकपाल हाउएवर स्ट्रॉन्ग इट मे बी इट कैनॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इमोरलिटी इन पब्लिक अफेयर्स। डिस्कस। कितना भी वो स्ट्रॉन्ग हो बट इट कैनॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इमोरलिटी इन पब्लिक अफेयर्स। अब समझ गए आप? लोकपाल और लोकायुक्त या जो भी चीजें मैं आपसे बार बार कह रहा हूं लगातार पिछले 3-4 दिनों से, जब से मैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के टॉपिक्स को टच करवा रहा हूं, गवर्नेंस इज अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2, लेकिन आपको उसके अंदर एथिक्स के डायमेंशन लिखने पड़ेंगे जीएस पेपर 4 से लाकर, क्योंकि जीएस पेपर 4 में भी गवर्नेंस का एस्पेक्ट गिवन है। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, जब तक आप एथिकल चीजें नहीं जानते या फिर जो एथिक्स के साथ साथ जो जुड़ी हुई हैं, सॉरी, एथिक्स की चीजें लोकपाल एज अ बॉडी के साथ जो जुड़ी हुई हैं, एज इंस्टीट्यूशन के साथ जो जुड़ी हुई हैं, आप ये बात कर सकते हो पब्लिक अफेयर्स के अंदर इमोरलिटी की? ये गवर्नेंस का पार्ट है, ये एथिकल गवर्नेंस का पार्ट है। हमेशा गवर्नेंस के अंदर याद रखना दोस्तों, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 को साथ में लाकर आपको बात करनी पड़ेगी। 4 के अंदर पेपर 2, पेपर 2 के अंदर पेपर 4, ये दिखना ही चाहिए आपके आंसर्स के अंदर, वरना आपको 50% मार्क्स ही मिलेंगे, क्वेश्चन के नहीं, जितने आपको मिल सकते थे उसके 50%। यानी कि यहां पर लोकपाल की पक्का एक स्ट्रॉन्ग बॉडी तो उसको बताया हुआ है, लेकिन पक्का कोई ना कोई लिमिटेशंस होंगी, है ना? तभी तो हमसे पूछा गया, वो हम आगे चल के अभी देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एआरसी, लोकपाल वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहां पर कौन है? सीजीआई, पीएम नहीं है, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यहां पर कौन नहीं है? जैसे कि बाकी उसमें होता है कमिटीज में, पीएम होते हैं, उसके चेयरमैन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये सब नहीं है। यहां पर चीफ जस्टिस है, स्पीकर है लोकसभा के और चेयरमैन। अब अगर स्पीकर और चेयरमैन में नॉर्मली भी बोलते तो आप समझ जाओगे, स्पीकर हमेशा लोकसभा में होता है और चेयरमैन राज्यसभा, ठीक है? एआरसी जो है, एआरसी ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त दे शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। दे शुड बी डेमोन्स्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल। इनकी जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीडिंग्स हो
दे शुड बी कंडक्टेड इन प्राइवेट एंड शुड बी इनफॉर्मल इन कैरेक्टर. इनफॉर्मल मतलब क्या? जो भी चीज फॉर्मल होती है वो हमेशा एक दायरे के अंदर होती है कि नहीं होती है? हम लोग जैसे लोगों से बोलते हैं, आप मेरे घर आए, मैंने आपसे बोला फॉर्मेलिटी मत करो. क्यों? क्योंकि आप बहुत संभल संभल कर बैठे हुए हो, आप संभल संभल कर बात कर रहे हो, है ना, आप कुछ खा पी नहीं रहे हो. तो वो चीज़ एक फॉर्मेलिटी के अंदर आ जाती है. फॉर्मेलिटी के अंदर इंसान का मन और उसकी जो पावर्स होती है वो दायरे के अंदर बच जाती है. इनफॉर्मल मतलब फ्री तरीके से इसको जो भी करना है लोकपाल लोकायुक्त को वो करे. कोई बंदिशें नहीं है, कोई मतलब एक डर नहीं है कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, और ये इसके कहीं हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो नहीं बैठ जाएगी, कहीं ऊपर से हाई कमांड का ऑर्डर तो नहीं हो जाएगा. ये कुछ नहीं होना चाहिए. ये कौन कह रहा है? एआरसी रिकमेंड कर रहा है ये सब चीजें. देयर अपॉइंटमेंट शुड बी एज फार एज पॉसिबल नॉन पॉलिटिकल इन नेचर. इनका जो स्टेटस है, दे शुड देयर स्टेटस शुड कंपेयर विद द हाईएस्ट जुडिशियल फंक्शनरीज इन द कंट्री. Kind of law courts. They should deal with matters in the discretionary field involving acts of injustice, corruption, and favoritism. Their proceedings should not be subject to judicial interference. They should have the maximum latitude and powers in obtaining information relevant to their duties. जैसे आपने अलग अलग बॉडीज को देखा है ना, वो जैसे एनएचआरसी का हम लोग पढ़ते हैं, वो किसी भी कोर्ट से रिपोर्ट मंगवा सकता है, इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है केस के साथ कंसर्न कनेक्टेड जो भी चीज हो. यहां पर सिमिलरली इनको भी बोला जा रहा है, दे शुड हैव द मैक्सिमम लैटिट्यूड एंड पावर्स इन द ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू देयर ड्यूटीज. दे शुड नॉट लुक फॉरवर्ड टू एनी बेनिफिट और पेक्यूनियरी एडवांटेज फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट. और भारत की गवर्नमेंट, एआरसी ने बोला, भारत की गवर्नमेंट जो है, जब लोकपाल और लोकायुक्त इतनी मेहनत से काम करके देंगे, इतने स्वतंत्र रूप से काम करके देंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इट शुड एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द एआरसी इन दिस रिगार्ड. हम अगर ये चीज रिकमेंड कर रहे हैं, ये बॉडी होनी चाहिए, और लोकपाल लोकायुक्त की भी बात मानी जाए. सबसे पहले भारत की सरकार ने क्या रवैया अपनाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द आरसी इन दिस रिगार्ड. एआरसी इन दिस रिगार्ड. किस रिगार्ड में? लोकपाल एंड लोकायुक्त के उसमें. सो फार 10 ऑफिशियल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू ब्रिंग अबाउट लेजिस्लेशन ऑन दिस सब्जेक्ट. बिल्स इंट्रोड्यूस करे गए थे पार्लियामेंट के अंदर. मई 1968 की बात है. कांग्रेस गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई थी, हेडेड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी एट दैट टाइम. उसके बाद अप्रैल 1971 में अगेन बाय कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय इंदिरा गांधी. जुलाई 1977 में बाय जनता गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई जी. अगस्त 1985 में बाय कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय राजीव गांधी. दिसंबर 1989 में, अब यहां से तो कोलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई थी. सरकारों का खुद नहीं पता था कि क्या करना, उनको क्या नहीं करना. बाय द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट हेडेड बाय वीपी सिंह. सितंबर 1996 बाय यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट हेडेड बाय एच.डी. देवेगौड़ा. अगस्त 1998 by BJP led coalition government headed by Atal Bihari Vajpayee ji. August 2001 by NDA government again headed by Atal Bihari Vajpayee ji. ये मैंने आपको बताया था ना, इसलिए कल मैं बता रहा था कि शैनी ये अपना कार्यकाल पहला वाला कंप्लीट नहीं कर पाए थे. कोलिशन पॉलिटिक्स का एरा चल रहा था, 14 दिन के लिए रहे थे. बाद में फिर ये दोबारा जब ये बने थे प्रधानमंत्री, तो पूरा 5 साल का कार्यकाल इन्होंने कंप्लीट कर लिया था, है ना. इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहां पर थी, कहां से इलेक्शन लड़े थे? ग्वालियर. ग्वालियर. इन अगस्त, मेरे दादाजी के क्लासमेट थे अटल बिहारी वाजपेयी जी. इन अगस्त 2011 by the UPA government headed by Manmohan Singh ji. In December 2011 by the UPA government headed by Manmohan Singh. First 4 bills lapsed due to the dissolution of Lok Sabha, while the 5th one was withdrawn by the government. The 6th and the 7th bills also lapsed due to the dissolution of 11th and 12th Lok Sabha. Coalition politics का era चल रहा था. Again 8th bill lapsed due to the dissolution of the 13th Lok Sabha in 2004. 9th bill was withdrawn by the government. यानी कि ये हमारे देश का शरीर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बनकर रह गया है. कभी शांति व्यवस्था नहीं आ सकती यहां पर. देख रहे हो, इतने में तो समझ जाना चाहिए कि सामने वाला भी इंटरेस्टेड नहीं है लाने के लिए. बार बार आप किसी चीज को पाने के पीछे प्रयास कर रहे हो, 10 बार आप फेल हो गए उसके पीछे. समझ जाओ यार, कुदरत बोल रही है नहीं है वो काम. फाइनली
2013 के अंदर एक्ट आता है। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। ये टाइमलाइन आपको याद नहीं करनी, बस आप ये रखना कि याद रखना इतनी सी बात कि इसको एक्ट बनने से पहले बड़े बार 10 बार प्रयास करे गए थे, लेकिन कभी ना कभी सरकारों की इंस्टेबिलिटी की वजह से वो पास नहीं हो पा रहा था, वो बिल एक्ट नहीं बन पा रहा था। फाइनली बनता है 2013 के अंदर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। द सेलियंट फीचर्स ऑफ द लोकपाल एंड द लोकायुक्त एक्ट 2013 ये क्या है, इससे पहले पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ गवर्नमेंट की साइट PIB में गिवन है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दिसंबर 23, 2013। अब 2013 का एक्ट है, शुरुआत ये इसके बारे में बात चल रही थी, और अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया 2013 के अंदर यूपीएससी ने पूछा इसके बारे में क्वेश्चन। क्या बोला गया इस एक्ट के अंदर? दिस एक्ट सीक्स टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल एट द सेंटर। लोकपाल कहां पर एस्टैब्लिश होगा? सेंटर के अंदर एज एन इंस्टीट्यूशन। लोकायुक्त एट द लेवल ऑफ स्टेट। And these institutions thus seeks to provide a uniform vigilance and anti-corruption roadmap for the nation at both central level and state level. लोकपाल की जुरिस्डिक्शन कहां तक जाएगी? क्या जुडिशरी तक जाएगी क्या? पहले ये बता दो। यूपीएससी ट्रैप क्या बिछाएगा? लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राइट? हमें उसको एलिमिनेट करना है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल इंक्लूड्स PM, मिनिस्टर्स, members of parliament and group A, B, C and D officers and officials of central government. पहला पॉइंट क्लियर है? लोकपाल टू कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन। लोकपाल में एक चेयरमैन होगा विद अ मैक्सिमम ऑफ 8 members of which 50% shall be judicial members. जुडिशियल मेंबर्स का मतलब क्या है? लॉ बैकग्राउंड के साथ वो मेंबर हो। याद है ये जो अभी हम पढ़ रहे थे, ERC की एक रिकमेंडेशन थी, their status should compare with the highest judicial functionaries in the country. इन्होंने बोला, और ये वाली लाइन देखी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ ARC इन दिस रिगार्ड। अब एक्सेप्टेंस अगर हुई है तो दिखने कहीं दिखनी भी तो चाहिए, कहां दिख रही है? यहां पर 50% शैल बी जुडिशियल मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकपाल शैल कम फ्रॉम अमंग्स SC, ST, OBC, minorities and women। तो चलो ये समझ में नहीं आ रहा, साला जब 8 मेंबर्स है मैक्सिमम, उसके अंदर भी 50% की बात है तो बचा कौन? आधा आधा काट के लाएंगे क्या? साफ साफ बोल तो चेयरमैन तू अलग खड़े हो जा, बाकी सब जो होंगे वो ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, विमेन और जुडिशियल मेंबर्स के वो लोग होंगे, और तेरा भी शायद से फ्यूचर पता नहीं है पक्का। वही तो मैक्सिमम वही तो उसमें से भी देख रहे हो, ये कंडीशन देख लो, जैसे बहुत बड़ी बॉडी हो भाई, 80 ऑफिसर काम कर रहे हो पूरे उसके अंदर, 50%। The selection of the chairperson and the members of Lokpal, they shall be selected through a selection committee. उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन होगा? मतलब चेयरपर्सन और जो मेंबर्स होंगे लोकपाल के, लोकपाल की बात हो रही है यहाँ पर, ये कीवर्ड ये देख लेना, लोकपाल। They shall be selected through a selection committee consisting of PM, Speaker of the Lok Sabha, Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Chief Justice of India, or sitting Supreme Court judge nominated by Chief Justice of India, and an eminent jurist to be nominated by the President
ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमिटी. अभी फर्स्ट 4 मेंबर्स कौन है सिलेक्शन कमिटी के? नंबर 1 पीएम, नंबर 2 स्पीकर ऑफ द लोकसभा, नंबर 3 लीडर ऑफ ऑपोजिशन द लोकसभा एंड नंबर 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर कोई सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट कर रखा हो. और पांचवा तो एमिनेंट ज्यूरिस्ट है. इसकी नॉमिनेशन की बात हो रही है कि इसकी नॉमिनेशन जो होगी वो राष्ट्रपति जी के द्वारा होगी उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो कि बाकी चारों मेंबर जो है सिलेक्शन कमेटी के उन्होंने जो नाम दिया होगा राष्ट्रपति जी को उसके बेसिस पर. यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर तो बहुत इन डेप्थ है ना, बहुत बारीकी से करा जा रहा है. उसके बाद अ सर्च कमिटी विल असेस द सिलेक्शन कमिटी इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. बेस्ट टू बेस्ट लोगों को सर्च करना है. 50% of the members of the search committee, they shall also be from amongst SCs, STs, OBCs, minorities and women. अब याद रखना, अब समय ऐसा है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के बाद अगर आपको पीएम के खिलाफ भी डायरेक्टली कंप्लेंट करनी हो तो आप वो भी कर सकते हो. Prime Minister has been brought under the purview of the Lokpal with subject matter exclusions and specific process for handling complaints against the Prime Minister. अब क्या है, specific process उसका होगा and there are some exclusions also. Exclusion इसलिए क्योंकि ऐसे तो फिर पूरा देश कंप्लेंट करता रहेगा, सारे ऑपोजिशन पार्टीज वाले कंप्लेंट करते रहे तो पीएम अपना काम कब करेंगे बताओ. हमारे भी तो सिविल सर्वेंट्स को ये दी जाती है अभी इम्यूनिटी. मैं आपको बता रहा था अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, है ना. उसके बाद Lokpal's jurisdiction will cover all categories of public servants, Group A, Group B, Group C and Group D officers and employees of government. अगर लोकपाल ने कंप्लेंट रेफर करी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के खिलाफ, इससे बेटर तो कोई जांच कर ही नहीं सकता एंटी करप्शन मैटर्स पर, राइट. तो ऑन कंप्लेंट्स रेफर टू द सीवीसी बाय द लोकपाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये अपनी रिपोर्ट भेजेगा. इट विल सेंड इट्स रिपोर्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स बैक टू द लोकपाल फॉर फर्दर डिसीजन. याद रखना 4 ग्रुप के ऑफिसर्स की बात हो रही थी, ग्रुप ए बी सी एंड डी. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या करेगा अगर इसको लोकपाल ने बोला है एक स्पेसिफिक कंप्लेंट अगर दी है मतलब ऑफिसर्स के खिलाफ, तो ग्रुप ए और ग्रुप बी की एक इनिशियल लेवल की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हुए वो रिपोर्ट वापस भेजी जाएगी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा लोकपाल को. बट विद रिस्पेक्ट टू द कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सर्विस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इट विल प्रोसीड फर्दर इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स अंडर द सीवीसी एक्ट सब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग एंड रिव्यू बाय लोकपाल. अगेन बात वही घुमा फिरा कर वो आ जाएगी. उसको जो एक्शन लेना है, आगे चलना है, उस रिपोर्ट में, इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में वो कर सकता है सीवीसी. बस रिपोर्टिंग और रिव्यू बाद में लोकपाल से एंड स्टेज पर जाके करवाना पड़ेगा फिर से. तो यहां पर ज्यादा बड़ा कौन सा हुआ, आपको सीबीआई से ऊपर सीवीसी देखने को मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ पावर. अब इस पॉइंट के बाद सीवीसी से भी ऊपर कौन है, लोकपाल. Lokpal will have the power of superintendence and direction over any investigating agency, including CBI. जब CVC से ही वो ऊपर है, जब उसकी रिपोर्ट को रिव्यू कर रहा है और ग्रुप ए और बी की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद CVC को जब ये रिपोर्ट देनी है लोकपाल को, तो ऑब्वियस सी बात है लोकपाल CBI से तो फिर काफी ऊपर हुआ. तो ये वाला पॉइंट फिर से पढ़ो. लोकपाल विल हैव द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एनी including CBI for cases referred to them by the Lokpal. A high-powered committee
चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये रिकमेंड करेगा कि सीबीआई के डायरेक्टर का चयन कैसे होना चाहिए। यहां पर क्योंकि लोकपाल की इंटरफेरेंस होगी, इस वजह से उस हाई पावर्ड कमेटी के अंदर लोकपाल होगा। इट विल रिकमेंड द सिलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर फॉर द सीबीआई, क्योंकि वो देखना पड़ेगा कि इतनी टॉप लेवल के जब ऑफिसर्स की सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का अगर हमें कुछ करना है तो फिर वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इट इनकॉर्पोरेट्स प्रोविजंस फॉर द अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एक्वायर्ड बाय करप्ट मींस इवन वाइल द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग। अभी प्रोसिक्यूशन चल रही है, पेंडिंग है वो, लेकिन अगर ये चाहे तो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, अगर इसको लगता है उनका केस चल रहा है कि करप्ट तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टी को अक्वायर कर रखा है, इट कैन अटैच एंड कन्फिस्केट देयर प्रॉपर्टी। यानी कि देख रहे हो, ये वाली पावर वैसे ईडी के पास होती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास। इस केस में भी देख रहे हो लोकपाल फिर से सुप्रीम है, क्योंकि बात यहां पर क्या है, इवन वाइल द प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग। कोई बात नहीं, तुम सही साबित होगे, वापस मिल जाएगी तुम्हें, क्यों, है कि नहीं। It lays down clear timelines. For initial preliminary inquiry, it is 3 months extendable by 3 months. 3 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी हो जाएगी। मैक्सिमम एक्सटेंशन जो हो सकती है कितने महीने की, और 3 महीने की और। ये वाला पॉइंट समझ में आया ना, 3 months extendable by 3 months. For investigation, it is 6 months, which may be extended by 6 months at a time. एक बार में 6 महीने और। तो फॉर ट्रायल इट इज 1 year extendable by 1 year, and to achieve this special courts to be set up. यानी कि सारी बातों की उसने कंक्लूजन क्या दी हमें, इसके लिए स्पेशल कोर्ट सेटअप करे जाएंगे और वहां पर सिर्फ इसी का काम चलेगा, इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, उसकी रिपोर्ट, इसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी रिपोर्ट, और उस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर ट्रायल, और फिर उसका कंक्लूजन। लोकपाल एनहेंसेस द मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फ्रॉम 7 years। दिस एक्ट मतलब ये जो एक्ट है, इसकी प्रोविजन जो हम पढ़ रहे हैं, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, इसके अंदर क्या बोला गया, इट एनहेंसेस मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फ्रॉम 7 years to 10 years। Minimum punishment under sections 7, 8, 9 and 10 of the Prevention of Corruption Act will now be 3 years, and minimum punishment under section 15, punishment for attempt of something, it will now be 2 years. Institutions जिनकी फाइनेंसिंग करी जाती है पूरी तरीके से पार्शली बाय गवर्नमेंट, दे आर अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकपाल, बट इंस्टीट्यूशंस एडेड बाय गवर्नमेंट दे आर एक्सक्लूडेड। फंडिंग पूरी तरीके से करी जाए लेकिन एड मदद अगर दी जाती है सरकार के द्वारा तो दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिव्यू एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ लोकपाल। ये एक पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर ऑनेस्ट एंड अपराइट पब्लिक सर्वेंट्स। ऐसा भी नहीं है कि किसी के भी खिलाफ कोई भी केस करने पहुंच जाएगा। विसल ब्लोअर वाली चीज याद है कि अगर गलत तरीके से विसल ब्लोइंग होती है अगर, तो उसके खिलाफ भी मतलब इंक्वायरी बैठ सकती है जो कि कंप्लेंट करने आया है। लोकपाल कन्फर्ड with power to grant sanction for prosecution of public servants in place of the government or competent authority. Lokpal is conferred with the power to grant sanction for prosecution of public servants in place of the government or competent authority. सरकार या किसी competent authority के अलावा लोकपाल जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स की प्रोसिक्यूशन के लिए परमिशन ग्रांट कर सकता है, इसके पास ये पावर है। This act contained a number of provisions aimed at strengthening the CBI. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो 2013 आया था उसमें सीबीआई को भी थोड़ा सा एम्पावर करने के लिए कुछ पॉइंट्स थे।
setting up of a directorate of prosecution headed by director of prosecution under the overall control of the CBI, appointment of the director of prosecution on the recommendation of the CBC, maintenance of a panel of advocates by CBI other than the government advocates with the consent of Lokpal, handling Lokpal referred cases, transfer of officers of CBI investigating cases referred by Lokpal with the approval of Lokpal. Referred by Lokpal, headed by with the approval of Lokpal. Provisions of adequate funds to CBI for investigating cases referred by Lokpal. फिर क्या बोला गया सेट के अंदर? ऑल एंटिटीज जो कि डोनेशन रिसीव करते हैं फ्रॉम फॉरेन सोर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ एफसीआर, आपको मैंने बताया था ना, इसी एक्ट का यूज करके बड़े सारे एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल हो गए 20,000 से भी ज्यादा जब से मोदी सरकार आई है. दिखाया था न्यूज उस दिन मैंने आपको. तो ऑल एंटिटीज हु रिसीव डोनेशंस फ्रॉम फॉरेन सोर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इन एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीज पर ईयर, they are brought under the jurisdiction of Lokpal. It contains a mandate for setting up of the institution of Lokayukt through enactment of a law by state legislature within a period of 365 days from the date of commencement of this act. Thus, the act provides freedom to the states to decide upon the contours, यानी कि boundaries या powers ऑफ लोकायुक्त मैकेनिज्म इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. अब यहाँ पर लोकायुक्त के बारे में स्पेशल बात इसलिए नहीं करी गई है, सिमिलर मशीनरी जैसे लोकपाल की सेंट्रल लेवल पर आपको डिस्कस करवाई गई है, वही मशीनरी लोकायुक्त की राज्यों के लेवल पर हो सकती है. बस फर्क सिर्फ इतना है, द एक्ट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू द स्टेट्स टू डिसाइड अपॉन द बाउंड्रीज या पावर्स ऑफ द लोकायुक्त मैकेनिज्म द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. अपने अपने राज्यों के हिसाब से इनमें से क्या प्रोविजन, क्या चीजें अपनानी है वो अपना सकता है राज्य. ड्रॉबैक्स क्या है? फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक्स और शॉर्टकमिंग्स ऑफ द लोकपाल एंड द लोकायुक्त एक्ट 2013. लोकपाल जो है इट कैनॉट स्यू टू प्रोसीड अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट. ये कंप्लेंट इसके पास आनी चाहिए. इंडिया में ये चीज नहीं है. एम्फेसिस ऑन फॉर्म ऑफ कंप्लेंट रेदर देन सब्सटेंस. यहां पर ना लोकपाल की एक गलत बात यह भी है, इसका पूरा फोकस अब इसके पास कंप्लेंट आती है उसके फॉर्मेट पर होता है कि कंप्लेंट क्या थी, कैसे थी, क्या थी, कैसे नहीं थी, रेदर देन द सब्सटेंस. इंटेंशन चेक नहीं करी जाती है. हैवी पनिशमेंट फॉर फॉल्स एंड फ्रिवलस कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स मे डेटर कंप्लेंट्स बीइंग फाइल्ड टू द लोकपाल. अगर आपने झूठी कंप्लेंट कर रही है, या झूठी कंप्लेंट भी नहीं, कभी कभार पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ आपने कंप्लेंट कर रखी है और वो प्रूव हो गया, आपने सही चीज रिपोर्ट करी थी लेकिन आप प्रूव नहीं दे पाए और ये चीज प्रूव हो गई कि केस आपके खिलाफ जाकर ये हो गया कि आपने झूठा केस फाइल कर रखा है, बहुत तगड़ी पनिशमेंट आपको मिल सकती है इसके लिए. तो कई लोग जो है फिर लोकपाल के पास जाने से डर सकते हैं कि हम क्यों मैटर रेज करें, हमें क्या करना. Anonymous complaints not allowed. Can't just make a complaint on a plain paper and drop it in a box with supporting documents. ये गलत चीज है लोकपाल की. इसको, इस चीज को तो संज्ञान में लेना चाहिए कम से कम. हम रेड मूवी की बात कर रहे थे कि उसके पास एक चिट्ठी आती है A4 शीट पे लिखी हुई है ना, उसके बेसिस पर वो रेड करता है. वो एनोनिमस कंप्लेंट ही तो होती है उसके पास जो आती है. लोकपाल यहां पर अलाउ नहीं करता. अब इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है ये दिक्कत? जब मतलब एक तरीके से अगर आप प्लेन पेपर के ऊपर कंप्लेंट नहीं ले रहे हो, जिसके अंदर तुम्हारे डब्बे में कोई डालकर गया, उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तुम फिर भी उसको संज्ञान में नहीं ले रहे हो, तो यानी कि तुम ये चाह रहे हो कि सामने वाला अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करे, वो कहां रहता है, क्या पता है कहां से आई ये कंप्लेंट, शक्ल दिखाओ अपनी. और हो सकता है वो पर्सन डरा हुआ हो, पीएम के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा हो, किसी आईएएस अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा हो. नॉर्मल जो जनता होती है वो डरी होती कि नहीं होती है इन अधिकारियों से. उसके बाद
लीगल असिस्टेंस टू पब्लिक सर्वेंट्स अगेंस्ट होम कंप्लेंट इज फाइल्ड। लोकपाल खुद देता है इनको लीगल हेल्प, बताता है तौर तरीके अच्छे से अच्छे वकील। तो फिर एक बात बताओ, फिर फायदा क्या हुआ? लिमिटेशन पीरियड ऑफ 7 years टू फाइल कंप्लेंट्स। कोई भी घटना जो 7 साल के अंदर हुई थी, जैसे याद है वो एनएचआरसी की हम लोग बात कर रहे थे, लिमिटेशन के 1 साल के अंदर जो घटना हुई है तब रिपोर्ट करनी जानी चाहिए। हालांकि वो एक जजमेंट के अंदर ये चीज बोली गई थी कि नहीं, उससे ज्यादा भी कंप्लेंट देखी जा सकती है, बट देयर इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ 7 years टू फाइल कंप्लेंट। वेरी नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पीएम। कि पीएम के खिलाफ किसी ने कंप्लेंट करी है तो इन्होंने क्या तरीका अपनाया उस कंप्लेंट को रिजेक्ट करने का, या क्यों एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट तो छोड़ो, कर ही नहीं किया। कहीं देखा आपने पीएम के खिलाफ कोई केस चल रहा हो? ये सब चीजें जो ड्रॉबैक्स हैं। तो श्रेया समझ गए जो मैं आपको बता रहा था ये वाला? A national lokpal, however strong it may be, cannot resolve the problems of immorality in public affairs. क्यों? क्योंकि अगर इमोरलिटी करी गई है तो वाई दिस प्रोविजन? अगर किसी एक की बात कर ले, लीगल असिस्टेंस, या इमोरलिटी अगर 7 साल के बाद हाईलाइट हो रही है तो कोई किसी पब्लिक सर्वेंट की इमोरलिटी को एनोनिमस तरीके से रिवील करना चाह रहा है तो आपके अंदर कोई एक्सेप्टेंस का प्रावधान ही नहीं है। फिर डराना कि पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ हैवी, अगर कोई भी मतलब फॉल्स कंप्लेंट होती है, कोई फ्रिवलेस कंप्लेंट होती है, हैवी पनिशमेंट, और स्यू मोटू इंक्वायरी कंडक्ट ना करना, और नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर अपनाना। जस्टिफाई करता है इस चीज को ये इट कैनॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इमोरलिटी इन पब्लिक अफेयर्स। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे लोकायुक्त के बारे में, जो कि स्टेट लेवल पे सेटअप होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।